मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने में, नीचे दर्जे के लोगों के साथ बैठकर खैनी ठोकने में, प्रशासनिक अधिकारियों से खैनी मलवाने में। 90 से 2005 के बीच बिहार एक ब्लैक होल था। चरवाहा विद्यालय के बारे में कि अगर पढ़े लिखे जाहिल लोगों को खोजना है तो आप भारत देश के बिहार प्रांत की यात्रा कीजिए। कि बिहार की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा था उस व्यक्ति का गवर्नेंस में न तो यकीन था और न उस व्यक्ति में प्रशासन की कोई काबिलियत थी। नए किस्म के उन दरबारियों से घिरा रहता था जिन दरबारियों की रुचि होती थी शराब के ठेके हथियाने में, सब तरह के लाइसेंस लेने में। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 1990 से लेकर 2005 तक का दशक बिहार वासियों ने देखा है। 2005 से लेकर और 2025 तक का दशक भी बिहार वासी देख रहे हैं। तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें कहने का मतलब ये है कि लालू यादव का भी की सत्ता रही, नीतीश कुमार की भी सत्ता रही, लेकिन अभी जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है, लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपने 17 महीने के कार्यकाल को भुना रहे हैं। लेकिन क्या बिहार की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि तेजस्वी यादव की नौकरी देने की हैसियत क्या थी? तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं अभी सम्मान योजनाएं लाने की बातें कर रहे हैं, उसमें बजट कहाँ से आएगा? जरा हम 1990 से लेकर 2023 तक के इतिहास पर एक चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं जदयू के प्रवक्ता नवल शर्मा जी। नवल जी, पहले तो स्वागत है। जी धन्यवाद। हमारी उम्र भी उस समय कम होगी, आप भी मान लीजिए 35 साल उस समय छोटे होंगे। यदि हम 1990 से लेके 2005 को याद करें तो किस तरीके से याद? देखिए, मैंने तो उस दौर को देखा है, भोगा है, महसूस किया है। 90 से 2005 के बीच बिहार एक ब्लैक होल था। बिहार एक गहरी खाई था। लंदन की पत्रिका थी इकोनॉमिस्ट ने बिहार को अंधेरे का क्षेत्र कहा था। लंदन टाइम्स ने लिखा था चरवाहा विद्यालय के बारे में कि अगर पढ़े लिखे जाहिल लोगों को खोजना है तो आप भारत देश के बिहार प्रांत की यात्रा कीजिए। ये लंदन टाइम्स ने लिखा था। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। शासन व्यवस्था दूर दूर तक कहीं दिखती नहीं थी। बिहार में विकास के कोई चिन्ह कहीं नहीं थे। सारे सड़क गड्ढों में तब्दील हो चुके थे। लोगों की जान माल की सुरक्षा की कोई भावना पूरे बिहार में नहीं थी। और सबसे दुखद बात यह थी कि बिहार की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा था उस व्यक्ति का गवर्नेंस में न तो यकीन था और न उस व्यक्ति में प्रशासन की कोई काबिलियत थी। क्योंकि उस व्यक्ति का मानना था कि वोट शासन से नहीं मिलता है बल्कि वोट जातीय समीकरण से मिलता है। यह बिहार का दुर्भाग्य था कि उस दौर में बिहार की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा था वह लोकतंत्र का कोई निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं था बल्कि प्रवृत्ति से वह एक जमींदार था और पूरा बिहार उसकी सनक का गुलाम था। उस व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे नियंत्रण में रखा जाता है, पुलिस प्रशासन को कैसे कसा जाता है, कानून व्यवस्था को कैसे कहा जाता है, उस व्यक्ति के शब्दकोश में इन बातों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वह व्यक्ति अपने द्वारा निर्मित नए किस्म के उन दरबारियों से घिरा रहता था जिन दरबारियों की रुचि होती थी शराब के ठेके हथियाने में, सब तरह के लाइसेंस लेने में, ठेकेदारी में, कंस्ट्रक्शन कार्यों में। ऐसे चरित्र वाले लोगों के साथ वह व्यक्ति घिरा रहता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि बिहार में जो भी आपराधिक घटनाएं उस दौर में घटती थी उन सारी घटनाओं के तार एक अन्य मार्ग से सीधे सीधे जुड़ जाते थे। और माना चूंकि वह दौर बिहार में किडनैपिंग के लिए कुख्यात दौर था तो माना यह जाता था कि किसी किडनैपिंग की समस्या को सुलझाने की सबसे मुफीद जगह एक अन्य मार्ग हुआ करती थी। तो मैंने उस दौर को देखा है और याद करके भी रोवां सिहर जाता है। नीतीश कुमार जी वैसे दौर में बिहार के लिए एक मुक्तिदाता के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी के व्यक्तित्व के अंतर को यदि आप एक लाइन में समझना चाहें तो लालू जी का व्यक्तित्व जहां एक अलहड़, ग्रामीण और फुहड़ व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था, एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, वही जिस व्यक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री रहने के बावजूद मुख्यमंत्री आवास में लौंडा नाच कराने में, नीचे दर्जे के लोगों के साथ बैठकर खैनी ठोकने में, प्रशासनिक अधिकारियों से खैनी मलवाने में,
आईएएस और आईपीएस लोगों से शादी के कार्ड बंटवाने में ज़्यादा आनंद आता था। एक निहायत ही गैर जिम्मेवार और गैर संवेदनशील व्यक्ति। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके व्यक्तित्व की संजीदगी, उनके व्यक्तित्व की ईमानदारी और अपनी प्रतिबद्धताओं के प्रति ईमानदारी, यही सारी बातें मिलकर नीतीश कुमार जी को परिभाषित करती हैं। तो 90 से 5 के बीच का दौर बिहार के लिए यातना का दौर था, बिहार के लिए एक अंधकार युग था। 5 में नीतीश कुमार जी के आगमन के बाद परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई और नीतीश कुमार जी ने, चूँकि नीतीश कुमार जी बिहार की जनता से यह वादा करके आए थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपको सुशासन देंगे। उस समय लोग सुशासन कहने पर हंसते थे। मुझे वो दौर याद है जब नीतीश कुमार जी ने पहली बार सुशासन और गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया तो लोगों को एक बारगी यकीन नहीं हुआ कि बिहार जैसे राज्य में सुशासन कैसे आ सकता है। लेकिन आपको याद होगा कि नीतीश जी ने अपनी प्रशासकीय दूरंदेशी से कैसे कैसे अभयानंद जी के माध्यम से, अफजल अमानुल्लाह जी के माध्यम से, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से कई सारे काबिल अधिकारियों को बुलाया बिहार में, और जो अधिकारी लालू यादव जी के अत्याचारी शासन से या लालू यादव जी की अधिकारियों को दमित करने वाली नीति से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर बिहार छोड़कर चले गए थे, नीतीश कुमार जी ने उन्हें बाइज्जत बिहार बुलाया, उनके हाथों में प्रशासन की कमान सौंपी, उन्हें फ्री हैंड दिया। तभी आप सुनते होंगे कि उस समय बिहार में आर्म्स एक्ट का कैसे स्पीडी ट्रायल हुआ, इस ट्रायल कोर्ट बनाया गया और ऐसा सिस्टम का निर्माण किया गया कि पूरे बिहार ने देश में गवर्नेंस का नया इतिहास रचना शुरू कर दिया। और श्री कृष्ण सिंह के बाद नीतीश कुमार जी के समय में बिहार ने फिर से एक बार सबसे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट का दर्जा हासिल किया। यह नीतीश कुमार जी की प्रशासकीय कर्मठता थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, महत्वपूर्ण यह होता है कि राज्य की गद्दी पर जो व्यक्ति बैठा है, चीज़ों को देखने का उस व्यक्ति का नज़रिया कैसा है। तो यह पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार जी परिवारवादी नहीं हैं। नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार ही उनका परिवार है। कमल जी, एक सवाल बीच में मैं आपसे और ले लेता हूँ कि 17 महीने मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ रहे तेजस्वी यादव और 17 महीनों में नौकरियाँ, और उसी को वो भुना रहे हैं। क्या नीतीश जी वहाँ थोड़े कमज़ोर पड़े थे या आंख मूंद के थे कि चलो भाई है मैडम, अपने हमारे कैबिनेट का मंत्री है, बिहार का भला हो रहा है, और उसी को आज भुना रहे हैं, उसी से वो हमला करेंगे, देख लीजिए हमने 17 महीने में इतनी लाख दी। अरे तो आप भी हंसिए, हम भी हंस रहे हैं, जैसे बिहार की पूरी जनता हंस रही है। तेजस्वी यादव जी इस मूल बात को भूल जा रहे हैं कि जो भी वो कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, बिहार के लोग उन पर हंसने लगते हैं, वो हंसी का पात्र बन जाते हैं। नीतीश कुमार जी इसलिए निश्चिंत होकर अपना काम कर रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी इतनी सारी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं तो वो थोड़े शंकित होंगे कि हाँ, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो उपलब्धियां हासिल करेंगे वो कृषि मंत्री उसका श्रेय लेने के फिराक में लग जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल करेंगे वो शिक्षा मंत्री ले लेंगे उसका श्रेय। ऐसा होता है क्या? अरे, राज्य की स्टीयरिंग पर मुख्यमंत्री बैठे होते हैं और केंद्र की गाड़ी की स्टीयरिंग पर प्रधानमंत्री बैठे होते हैं, तो उपलब्धियां और अनुपलब्धियां दोनों इनके खाते में जाती हैं। एक दूसरी बात है कि डिप्टी सीएम का पद कोई संवैधानिक पद थोड़े है, यह तो एक एडजस्टमेंट का पोस्ट है, कंडीशनल एडजस्टमेंट इसको कह सकते हैं आप डिप्टी सीएम के पद को। जैसे अन्य मंत्री हैं वैसे ही आप भी एक मंत्री हैं, आपके भी विभाग बंटे हुए हैं। दूसरी बात है कि मान लिया कि कुछ समय के लिए फर्ज करें कि तेजस्वी जी ने सलाह भी दिया होगा कम से कम कि बिहार में अब नौकरियां दी जाए, लेकिन तेजस्वी जी में सलाह भी देने की काबिलियत कहाँ से है? बताइए, सोचिए ज़रा। तेजस्वी जी के पिताजी मान्यवर लालू यादव जी का जिस तरह पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, सारी सुविधाओं के बावजूद तेजस्वी यादव जी 10वीं पास नहीं कर सके। अगर तेजस्वी यादव जी दिल्ली विश्वविद्यालय के टॉपर होते, जेएनयू के टॉपर होते, पटना विश्वविद्यालय के टॉपर होते, तब बात समझ में आती कि हाँ भाई, वाकई तेजस्वी जी के पास एक विजन है और बिहार की नौकरियों को लेकर इनके पास एक खाका है। लेकिन जिस व्यक्ति का शिक्षा, दीक्षा, नौकरी, रोजगार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, इनके शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर, वो कभी कार्यालय तक नहीं आते थे और झूठ मूठ के रामचरितमानस जैसे विवादों में फंसे रहते थे। तो महत्वपूर्ण पहलू यह है, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है
कि तेजस्वी यादव जी को पहले शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और श्रेय लेने के बजाय मैं तो बोलूँगा कि तेजस्वी जी चूक गए। नीतीश कुमार जी प्रशासन की एक पाठशाला है। आपको दैव योग से, दैव कृपा से नीतीश जी के साथ इतने महीने तक काम करने का मौका मिला। आपको प्रशासन का गुर सीख लेना चाहिए था, लेकिन आप कुछ सीखे नहीं और उल्टे श्रेय लेने निकल पड़े। आपके पास क्या विजन है कि आप नौकरी दीजिएगा? हाँ, इक्का दुक्का नौकरी देने का रिकॉर्ड आपके नाम है और वो अद्भुत रिकॉर्ड है। सारे बिहार और देश के लोग जान गए कि जब आपके पिताजी रेल मंत्री थे तो जो भी नौकरी दिए उसके बदले में आप लोग ज़मीन लिखवाए। तो जो इक्का दुक्का नौकरी भी अपने कार्यकाल में आपके पिताजी दिए वो ज़मीन के बदले नौकरी दिए। आपको क्या फिक्र पड़ी है भाई कि बिहार के बच्चे पढ़े लिखें, रोजगार पाएँ या न रोजगार पाएँ? क्योंकि आपकी चिंता तो ये है कि मेरा परिवार बिहार प्रशासन कैसे करे। आपके पिताजी की भी यही चिंता थी कि मेरे बाल बच्चे कैसे सेटल कर जाएं। नवल जी, अब अंतिम सवाल एक ले लेते हैं जी कि फिर से लग रहा है इतिहास क्या दोहराया जाएगा। 1990 में सत्ता लालू जी के पास आई और अब लग रहा है फिर 2025 में क्या सत्ता फिर से उधर जाने वाली है? क्या आप सोच रहे हैं? जिस तरीके से नीतीश जी पर हमले हो रहे हैं कि चचा भूल जा रहे हैं, मानसिक बीमार हैं, ये हैं, तमाम क्या कह रहे हैं कि बस उसी लालू यादव के पुत्र क्या सत्ता में वापसी को इतने लालायित हैं कि एम केम प्रकरण सत्ता ले ली जाए? क्या होगा इससे? देखिए, तेजस्वी जी अब तक एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। मुझे यह कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि तेजस्वी जी को सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया। लालू जी का पुत्र होने के नाते सब कुछ बैठे बैठाए मिल गया, जैसे राहुल गांधी जी को सब कुछ बैठे बैठाए मिल गया। अब आपको करना कुछ नहीं था, करना मात्र इतना ही था कि एक गंभीर विपक्ष के रूप में आपको अपने आचरण के जरिए बिहार की जनता को यह विश्वास दिलाना था कि अगर आपने हमें शासन करने का मौका दिया तो हम इससे बेहतर गवर्नेंस आपको दे पाएंगे। लेकिन अभी तक आप अपने आचरण से और व्यवहार से यह दिखा पाने में असफल रहे हैं। एक दूसरी बात है कि यदि आप मुख्यमंत्री की आलोचना करते हैं तो नीतिगत आलोचना करें। आपने मुख्यमंत्री जी के उम्र के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में कई तरह की गलत भ्रांति फैलाने का प्रयास किया। जीविका दीदियों से बातचीत के क्रम में उनके कपड़ों को लेकर कहा कि देखिए कितना अच्छा कपड़ा पहनती है, आपने गलत तरीके से पेश कर दिया। मुख्यमंत्री जी तो केवल यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि स्वरोजगार के माध्यम से जीविका दीदियों के जीवन में जो खुशहाली आई है वह बढ़िया कपड़ा पहन रही हैं, आत्मसम्मान का जीवन जी रही हैं, बढ़िया से बोल रही हैं। इसी प्रकार से बिहार में साइकिल पर पैंडल मारती जाती, साफ सुथरा कपड़ा पहने बिहार की बच्चियों को देखिए कितना साफ कपड़ा पहन रही हैं वो, उनके आत्मसम्मान के लेवल को देखिए। तो तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर गलत तरह का नैरेटिव पेश करते हैं, जबकि बिहारवासी दूसरी ओर यह भी देख रहे हैं कि नीतीश जी रोज किसी न किसी योजना का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हो। नीतीश कुमार जी एक दिन भी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि हाल में जो कड़ाके की ठंड पड़ी उस कड़ाके की ठंड में तेजस्वी यादव जी कभी अपने मखमली लिहाफ से अपने नाजुक कोमल बदन को बाहर नहीं निकाले होंगे। नीतीश कुमार जी देखिए इस कड़ाके की ठंड में बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। तो बिहार का विकास कौन कर रहा है, बिहार का विकास करने के लिए कौन प्रतिबद्ध है, कौन मुरेठा बांधे हुए है, यह सब लोग देख रहा है। आपने भी मुरेठा बांधा, आपने भी गमछी हिलाया था पिछले चुनाव प्रचार के दरमियान, लेकिन आपने जो गमछी हिलाया और लालू जी जो गमछी हिलाते थे, दोनों में कोई अंतर था क्या? फिर से बिहार के लोग आतंकित हो गए और लोगों को लगा कि अगर इस व्यक्ति के हाथ में हमने सत्ता दिया तो ये व्यक्ति फिर से रोड पर नंगा नाच करेगा। कहा जाता है कि आप मैंने जैसे सत्ता की बात तेजस्वी यादव करते हैं आप लोग तुरंत हमलावर हो जाते हैं, कहते हैं भैया 1990 वाला मैंने तेजस्वी के पीछे जो उनके लालू पिता की जो सत्ता थी 90 से लेके 2005 वाला युग जो था, जो पूरे बिहारवासी जो हमारे आपके उम्र के हैं वो भूल नहीं पा रहे हैं और आप लोग भूलने नहीं देते। नहीं, देखिए जिसके कारण से उन्होंने अपने पिता की तस्वीरें पोस्टर से हटा दी हैं, राजद ऑफिस से हटा दी हैं कि पिताजी को भूल जाइए, गलती भी मानी है। बताइए कितने निर्दयी पुत्र हैं। अरे राजनीति के चक्कर में पुत्र धर्म को क्यों भूल रहे हैं? पिता के मान सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक पुत्र का कर्तव्य है, चाहे मेरा पिता कैसा भी ना हो, कैसा भी मेरा पिता हो। मेरा पिता है, मेरा पिता मेरा मान सम्मान है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप बाजार में कोई फल खरीदने जाते हैं, चलिए आम आपने खरीदा, तो यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस पेड़ का यह फल है। तो भाई
जैसा पेड़ होगा वैसा फल लगेगा। आखिर हम 90 से 5 की तुलना क्यों न 90 से 5 की चर्चा क्यों न करें? तेजस्वी जी बताएं। आज यदि आप लालू जी के राजनीतिक वारिस हैं, बिहार के अन्य नवयुवकों की तुलना में आप अलग कैसे हैं? आपके माथे पर सिंह जमा है या आप में सुरखाब के पर लगे हैं? अरे आप उन लोगों से अलग इसलिए हैं कि आप लालू यादव जी के पुत्र हैं, यही आपकी एकमात्र काबिलियत है। तो यदि आप लालू जी के राजनीतिक वारिस हैं, लालू जी की उपलब्धियों के वारिस हैं, तो लालू जी के काल में बिहार की अस्मिता का जो चीर हरण हुआ उस पर आपसे सवाल क्यों न दागा जाएगा? तो ये थे नवल शर्मा, बिहार जदयू के प्रवक्ता। साफ साफ शब्दों में कहा कि यदि पिता के गलतियों में आप शामिल थे तो कहीं ना कहीं पिता की उपलब्धियों में भी आपको शामिल होना चाहिए। लेकिन लालू यादव के साथ ऐसी कोई उपलब्धि बिहार की जनता अभी तक देखती नहीं है, सिर्फ MY फैक्टर के सिवा, और वो भी फैक्टर धीरे धीरे अब घसकता जा रहा है। देखना ये है कि तेजस्वी यादव अपने इस लोक लुभावने तमाम वादों से बिहार की क्या जनता को प्रभावित कर पाएंगे, या बिहार की जनता के मानस पटल पर वो कालखंड अंकित जो है 1990 से 2005 का, उसे हमेशा याद करके एक सुशासन की ही सरकार बनाएगी। मनोज चतुर्वेदी, पटना।